तो हम लोग का शुरुआत हो रहा है टेंस से। हाँ, काल। भाई इस काल काल में हम तुम करे धमाल नहीं, ये पुराना अजय देवगन का एक मूवी था जी, काल पिक्चर। खैर, यहाँ पे टेंस का मतलब क्या होगा? टेंस का सिंपल मतलब होगा टाइम ऑफ एक्शन। टेंस को हम लोग सिंपल यही समझ सकते हैं, टाइम ऑफ एक्शन मतलब आपका एक्शन किस समय हो रहा है। सो एक्शन अगर आपका पास्ट में हो रहा है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। अगर मान लो एक्शन हमारा प्रेजेंट में हुआ तो प्रेजेंट टेंस। और अगर एक्शन का समय क्या रहेगा? फ्यूचर। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो अब टेंस में जो हम लोग का क्लासिफिकेशन हुआ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अब इनका फिर से चार चार क्लासिफिकेशन होता है। प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और एक हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा, और एक हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से हमारे पास फिर ये जैसे पास्ट का हमने लिखा, सिंपल पास्ट हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हुआ, और क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। उसी तरह से प्रेजेंट का भी चार्ट होगा। प्रेजेंट सिंपल यानी इनडेफिनाइट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उस तरह से फ्यूचर का भी चार गो होगा। फ्यूचर यानी सिंपल फ्यूचर होगा, एंड साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब इसमें जो हम लोग का अगर देखोगे तो एडवर्ब का रोल बहुत अच्छा खासा होता है, और एडवर्ब का रोल हम लोग को बहुत कुछ सिखा देता है यहाँ पे टेंस में बनाने में वगैरह में। ठीक है, चल, अब यहाँ पे हम लोग शुरू कर देते हैं सबसे पहले किससे ना? प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग का चार स्ट्रक्चर हुआ, क्या क्या? सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर चारों का अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन लो तो सबसे पहले क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज कब करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है पहला तो जैसे कि अभी जनरल बात बताने के लिए, जनरल फैक्ट्स बताने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर हाँ, और प्रेजेंट समय पे जैसे कि रोजमर्रा के काम जो हम लोग करते हैं, जनरल वर्क, रेगुलर वर्क, इसके इस्तेमाल होता है। साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का और सबसे ड्रास्टिक यूज क्या होता है? हैबिचुअल हो गया, साइंटिफिकल फैक्ट्स हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गया, ये सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, आपका बोलते वक्त जिस समय आपका स्पीकर बोल रहा है उस समय अगर कोई गतिविधि यानी एक्शन चल रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट टेंस में हम लोग जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चुका है, चुकी है, हो गया है, हो रहा है, ये सब परफेक्ट टेंस में। और यही चुका है, चुकी है जो कि कंटिन्यूअस अगर चल रहा है, चलने का संभावना और है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जो वन बाय वन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला हम लोग के पास ढांचा क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा, है ना? ओवरव्यू क्लियर है ये सबका? मिटा दो इसको। हाँ, तो सबसे पहला जो हम लोग का होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका कंस्ट्रक्शन अगर देखोगे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस यहाँ पे V1 या V5 होगा, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव, और भी कुछ हो सकता है। लेकिन लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे? अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फर्स्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे पास जो होगा वर्ब होगा,
हाँ, और वर्ब के केस में दो होगा, एक V1 होगा और एक V5 होगा। अब V1 और V5 का ऐसा है कि अगर मान लो सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब हमारे पास 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है और इधर क्या है, प्लूरल है। आई में ही ये होगा आई और ये क्या होगा वी, और दोनों में ही यू है, दोनों में ही यू है। थर्ड पर्सन में ही है, ही है और नाम, जितने नाउन होंगे, और इधर क्या हो जाएंगे दे। ये हमारे पास पर्सन है। और सपोज कर लो अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या लगेगा, V5। और ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही है हमारे पास। इसमें इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है, हम लोग रखते हैं उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और वो है एक इम्पर्सनल प्रोनाउन, और ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउन में यही आएंगे। और इट जो होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन हम लोग उसको रखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में, क्योंकि दे जो कि है इट का प्लूरल है। ठीक है, तो आप जैसे कि देखो हमारे पास ईट एक वर्ब हो गया। अब इस ईट वर्ब का अगर देखो तो ये वाला हमारे पास V1 है, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो इस केस में ये हो जाएगा ईट्स हो जाएगा। ठीक है, V5 हम लोग ऐसे बनाएंगे। और अगर मान लेते हैं मेन वर्ब हमारे पास क्या है, गो है, सपोज कर लो, तो गो तो V1 हो जाएगा, लेकिन थर्ड पर्सन के केस में वो हो जाएगा गोज। और इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, बना सकते हैं। जब कभी भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 V5 का बात होगा तो हम लोग एस और ES से ही V5 का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं एक हमारे पास डू वर्ब रखा हुआ, अब डू का अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डज हो जाएगा, क्योंकि V5 कैसे बनाते हैं, ES से बनाते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग का इस्तेमाल होगा। अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ना रहे तो सबके केस में क्या लगेगा, V1 लगेगा, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो सिर्फ V5 लगेगा। एंड देन इसके बाद ये जो वर्ब है ये किस नेचर का वर्ब है ये भी मायने रखता है। अगर वर्ब का नेचर के दृष्टिकोण में देखोगे तो जैसे कि अगर यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब होता है, मान लेते हैं, तो लिंकिंग वर्ब अगर हुआ तो इधर हम लोग क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं जो सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करे। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे, ट्रांजिटिव है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उस ट्रांजिटिव को हम लोग इंट्रांजिटिव बना सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब रहा तो हम एडवर्ब लगा सकते हैं, पोजीशन लगा सकते हैं वर्ब। अगर यहाँ पे स्टेट वर्ब हुआ सपोज करो, हम लोग क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें एक सेंटेंस, ही फील्स, ही फील्स, फील एक अवस्था है, तो ही फील्स सैड, और देखोगे तो सैड क्या चीज है, एक एडजेक्टिव। तो हम लोग वर्ब के अकॉर्डिंग आगे वाला चीज का यूज करेंगे। जैसा यहाँ पे वर्ब होगा हम वैसे ही इस जगह में ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन का यूज करते हुए चलेंगे। तो ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और ये सेंटेंस जो भी बनेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, फुल स्टॉप हुआ मतलब असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट देने का काम करता है। हालांकि हमारे पास एक्सक्लेमेटरी भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से चले तो ये असर्टिव है। सर V1 और V5 है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, ऐसे और भी चीजें होकर के फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो हमने देखा तो ये सब कुछ जो होगा इस वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। और वर्ब किसका होता है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट का होता है, याद रखो। और ये दोनों में जो एग्रीमेंट होता है इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मान लो ही लिखता हूँ, राम लिख दिए, आई लिख दिए और वी लिख दिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करें तो ही लिखे, ही कौन सा हमारे पास प्रोनाउन में आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस का तो कोई सवाल होता नहीं है।
और इसके बाद हम लोग का यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से देखें तो देखो मान लेते हैं ही ईट्स और राम ईट्स, लेकिन आई के केस में क्या होगा ईट और वी के केस में ईट। अब इसके बाद अब हमको ये तय करना है कि अब ईट वर्ब क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ईट के बारे में देखो तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिस केस में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का तरफ ट्रेवल करता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगा जिसमें सब्जेक्ट का जो भी एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा। यानी इसमें एक जो ऐसा वर्ब होगा ये इसका अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि हम लोग को ये मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, पोजीशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वर्ब है, तो यानी आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसका होगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ना। हमने ये देखा ट्रांजिटिव वर्ब एक हमारे पास ये क्या होगा एक्शन वर्ब है, दूसरा ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होगा मतलब इसका अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट होगा। तो वो बिना ऑब्जेक्ट लगा हुआ मान लो ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हो तो सेंस कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो तुमको सेंस कंप्लीट करना है तो ऑब्जेक्ट लगाना ही होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? ईट हम लोग क्या कर सकते हैं? बटर। अब यहाँ पे देखो तो इस केस में हमारे पास ईटने के लिए क्या ले लिया? एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या चीज है? या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी हिसाब से जैसे यहाँ पे भी इन सब जगह में हमने क्या लगाया? आई ईट है, तो अब आई ईट के बाद कुछ भी मान लेते हैं कि एक मैंगो लगा दो, तो आई ईट ए मैंगो। इस केस में हमारे पास ए मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब ईट का है ना। अब अगर चाहो तो ये अभी तक फिलहाल हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, तुम इसे चाहो तो इंट्रांजिटिव भी बना के आगे बढ़ जैसे कि देखो आई ईट साइलेंटली, जब कभी भी सॉरी ही ईट साइलेंटली, जब कभी भी तुम इसे एक बार एडवर्ब दे दोगे तो सेंस कंप्लीट है, क्योंकि अब ये वर्ब ट्रांजिटिव बिहेव नहीं करेगा। अब क्या बन गया? वो इंट्रांजिटिव बिहेव करने लगा। तो यानी कोई एडवर्ब लगा दो, एक्शन वर्ब है तो हम लोग एडवर्ब लगा सकते हैं। आई ईट साइलेंटली, इसके बाद इसका और कोई ऑब्जेक्ट तुमको नहीं लगाना है, ये बात तुमको दिमाग में रखना है। जब हमने ईट को साइलेंटली दे दिया, एडवर्ब लगा दिया, तो अब ये चूंकि इंट्रांजिटिव बन गया, कुछ देर के लिए बिहेव कर रहा है जब तक ये कंस्ट्रक्शन है, तो अब इसका और ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं लगाना है। यानी अब इसके बाद नाउन प्रोनाउन नहीं लगाना, अगर ये वर्ब डाई ट्रांजिटिव नहीं है तो। अगर डाई ट्रांजिटिव हुआ तो केस अलग है ना। हम इसके बाद ही ईट साइलेंटली, तुम इसको आगे बढ़ाना चाहो तो कैसे कर सकते हो? ही ईट साइलेंटली ओके ऑन द सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होगा? कोई जगह का बात हो रहा है। फ्लोर भी कर सकते हो, सरफेस का जगह पे चूंकि खा रहा है तो तुम यहाँ पे लगा सकते हो फ्लोर लगा दो। फ्लोर का मतलब आपका चुपचाप वो नीचे बैठा हुआ है, तो ही ईट साइलेंटली ऑन द फ्लोर, मतलब फ्लोर के ऊपर बैठ करके वो चुपचाप खाना खाता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक कंस्ट्रक्शन एक हुआ। ये हमारे पास जब हमने इसे क्या बना दिया? इंट्रांजिटिव। और कैसे हमने इंट्रांजिटिव बनाया? एडवर्ब लगा करके। अगर आपने उसे इंट्रांजिटिव बनाया और अगर वो डाई ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर आप उसके बाद और ऑब्जेक्ट का अप्लाई नहीं करोगे। एंड देन उसके बाद तुम देख सकते होगे मैंने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया, और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए फिर आगे मैंने उसका कोई एक ऑब्जेक्ट लगाया। तुम्हें मालूम होना चाहिए जो द सरफेस है या फिर द फ्लोर जो भी लिखोगे वो किसका ऑब्जेक्ट है? ऑन का, यानी प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये ट्रांजिटिव ना रहा तो इसका और कोई ऑब्जेक्ट का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इस केस में हो गया सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि नॉर्मल ट्रांजिटिव क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है, और डाई वाले दो लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि एक हमारे पास है राइट और सेंड। देखो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे ना? डाई ट्रांजिटिव हमारे पास है, मतलब क्या होंगे? दो ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे देखो ऐसे मान लेते हैं ही सेंड्स, प्रेजेंट टेंस है तो सेंड्स होगा, ही सेंड्स मी। अब इसके बाद देखो ए बुक,
अगर हमने ऐसे लिखा ही सेंड्स मी ए बुक, तो देखोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन हाँ, अब दो ऑब्जेक्ट दोनों ही डायरेक्ट नहीं होगा, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। हाँ, हाँ जी। अब कैसे तय करें कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है? तो देखो, क्या चीज मेनली एक्सचेंज हो रहा है, तो ए बुक मेन एक्सचेंज हो रहा है, तो तुम इसे कहोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और चूंकि यहाँ पे मी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि दिया किसको जा रहा है, मे को दिया जा रहा है। साधारण केस में हमेशा याद रखोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई प्रोनाउन ही होगा ज्यादातर केस में। हालांकि नाउन ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, पर प्रोनाउन सबसे सुटेबल होता है। हाँ, दो ठो, दो लगने वाला डाई ट्रांजिटिव, मतलब वो अपना ये लेगा। और एक होता है एम्बी ट्रांजिटिव भी होता है, जो हम लोग वर्ब में देख लेंगे। एम्बी ट्रांजिटिव मतलब जो दोनों तरह से बिहेव करता है ना, ट्रांजिटिव के रूप में भी और इन ट्रांजिटिव के रूप में भी। और ये सब का पता कैसे किया जाता है, इन सबको रटना संभव नहीं है इतने वर्ब को। तो कोई भी वर्ब के राइट साइड में व्हाट लगा के देख लो, क्या व्हाट से आंसर आ रहा है, तो वो ट्रांजिटिव है। और अगर आंसर वेयर से आ रहा है तो वो इंट्रांजिटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर है ना, एक वर्ब है, बताओ रन। रन के आगे अगर हम लोग राइट साइड में लगाए रन, अगर मान लो व्हाट लगाओ, तो कैसा मीनिंग आ रहा है, रन व्हाट नहीं। लेकिन सुटेबल मीनिंग कब आ रहा है, रन वेयर, कहाँ दौड़ते हो, तो यानी रन इन ट्रांजिटिव वर्ब। और उसी तरीका से अगर सेंड, सेंड में क्या लगाओगे, व्हाट लगाओ, तो क्या चीज भेजे हो, तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव वर्ब है। ये सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी वर्ब को वो इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव है, व्हाट और वेयर का जो हिट एंड ट्रायल रूल है उसी से पता करो। हाँ, कभी कभार ये हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो वो केस अलग हो जाएगा। व्हाट से ट्रांजिटिव होगा और वेयर से होगा तो इंट्रांजिटिव होगा। कभी कभार कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो एम्बी ट्रांजिटिव होते हैं, दोनों ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा, उसको हम लोग देखेंगे एम्बी ट्रांजिटिव को। तो फिलहाल ये हम लोग क्या क्लियर किए, सेंड। हाँ, सेंड हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ट्रांजिटिव। लेकिन क्या ले रहा है, दो ऑब्जेक्ट ले रहा है। पहला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये वन, और ये क्या हो जाएगा, ओ टू। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है, यहाँ प्रेपोजिशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब अगर तुम देखो तो इस चीज को हम लोग बाय प्रेपोजिशन के भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग बोले, अगर इसको फॉर और टू के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि वो बाद की बात हो जाएगा, प्रेपोजिशन वाला चैप्टर में हो जाएगा। सो हम लोग इसके बाद अगर देखें, एक तो और वर्ब ले लेते हैं, फ्लाई। अब फ्लाई में अगर तुम देखोगे तो ये ऐसा लगेगा कि जो व्हाट और वेयर से अगर इसको करके देखो, तो वेयर से ज्यादा आंसर आ रहा है, फ्लाई वेयर, आसमान में उड़ रहे, है ना। लेकिन हम इसे ट्रांजिटिव भी बना सकते हैं, व्हाट से आई फ्लाई, व्हाट मैं क्या उड़ा रहा हूँ। तो जैसे कि देखो, आई फ्लाई ए काइट, या फिर जो भी हमारे पास हो जाएगा, काइट, एरोप्लेन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अब आई फ्लाई ए काइट, तो यहाँ पे एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं, आई फ्लाई इन द स्काई। इन द स्काई मतलब, आई फ्लाई इन द स्काई मतलब हो गया यहाँ पे इन, तो प्रेपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट, यानी फ्लाई क्या हो गया, बिना ऑब्जेक्ट का, तो मतलब इंट्रांजिटिव है वो। तो दोनों ही सेंटेंस सही है। अब कुछ चीजों के बारे में तो, हालांकि वो वर्ब सेक्शन में ही ये ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा, कुछ चीजों को बस याद रखो, है ना, कि कुछ इंट्रांजिटिव होंगे, कुछ ट्रांजिटिव होंगे, कुछ डाई ट्रांजिटिव होंगे, कुछ एम्बी ट्रांजिटिव होंगे। हाँ, तुम्हें उतना डीप नहीं है फिलहाल जाने का दरकार है, 10th चैप्टर है, तो इसलिए कुछ बेसिक से ही काम कर लोगे, हो जाएगा। अच्छा, आगे चले, इसको हटा दे। हाँ, है? हुआ, ठीक है जी, हटा दे अब इसको। तुम लोग को नया, तुम लोग को तो पहला बार है, तुम लोग को बुझा रहा है, और ये लोग हो ना। यार, हमारे पास देखो क्या क्या चीज बना, सब्जेक्ट V1 V5, मान के चल रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट होगा, यही लेकर के हम लोग चल रहे हैं।
अच्छा, अगर मान के चले ऑब्जेक्ट के सेंस में चले और ऑब्जेक्ट लिख दिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये कसम खा लो कि नहीं जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा V1 और V5 लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट ही लगाए, नहीं। यही चीज हम क्लियर किए, यहाँ पे आपका कुछ भी लग सकता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन कुछ भी लग सकता है। हाँ, अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट लिखें, क्योंकि उतना कौन लिखने जाएगा, उस सेंस में हम लोग बात करेंगे। अब इसके कुछ और कंस्ट्रक्शंस हम लोग बनाते हैं जो तुमको याद रखने होंगे। पहला, जब कभी भी हमारे पास वर्ब, ये जब V1 और V5 होता है ना, इनको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। और मेन वर्ब के केस में दो हमारे पास सिचुएशन अराइज होते हैं। क्या हो, अगर हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बना ले और एक होगा इंट्रोगेटिव बना ले, क्वेश्चन सेंटेंस, तब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। नेगेटिव के केस में हमें ये मालूम होता है नेगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं किसी सेंटेंस को। एक तो हमारे पास माने जो नेगेटिव वर्ड लगा के करते हैं, जैसे क्या होगा, नॉट, नो, नथिंग, नेवर हो जाएगा, ठीक है, स्कार्सली हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा, बेयरली हो जाएगा। ऐसे हम लोग नेगेटिव वर्ड्स लगा करके नेगेटिव वर्ड बना सेंटेंस बनाते हैं। तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं ना, नॉट का कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और हम लोग सभी चीज का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब इस केस में अगर मान लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे डू या डज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, आप डिड का इस्तेमाल नहीं करोगे, या तो सब्जेक्ट का डू लगेगा या तो डज लगेगा। एंड देन यहाँ पे आप देखो सिर्फ V1 लगेगा, है ना। अब ये V5 नहीं, एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट। एक बात याद रहे, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी मूड हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन हमारे पास हो जाए, जब कभी भी डू वर्ब होगा उसके बाद हमेशा V1 लगेगा, चाहे कोई भी टेंस हो। हाँ, अब डू वर्ब का मतलब तीन चीज होता है, डू भी होता है, डज भी होता है, डिड भी होता है। इन तीनों के बाद हमेशा V1 लगेगा, चाहे आपका परिस्थिति कुछ भी हो जाए। मतलब अगर जब हम इस समय इसको लगाए, अब देखो ये नेगेटिव बना नहीं अभी तक, है ना, हम बता रहे हैं सिर्फ। अच्छा, दूसरा, अगर ऐसे ही हम रख देते हैं और ये दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मान लो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमारे पास जनरल बात हो गया। अब तो क्या ये जनरल नहीं हुआ, ये भी जनरल है, पर इस केस में स्ट्रेस दे रहे हो आप, बात को बल दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई डू राइट ए लेटर, हाँ मैं एक पत्र लिखता हूँ। बोलने में एक भारीपन होगा, एक आवाज में दम होगा, एक स्ट्रेस मेकिंग का काम होगा। और इसी चीज को अगर नेगेटिव फिर बनाना हो तो इसके बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस हमारे पास V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीका से तुम इसका नेगेटिव बना सकते हो। हाँ, फिर से एक बार देखते हैं, जब कभी भी हमारे पास मान लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, एक कंस्ट्रक्शन उठाते हैं, जैसे कि हमारे पास ही ईट्स, ईट, हम लोग देख सकते हैं इसी कंस्ट्रक्शन के आधार पर है, ही ईट्स इट, वो ये चीज खाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इस बात को वो बलपूर्वक बोल रहा है, वो इस चीज को खाता है, एक बलपूर्वक अगर देना चाहे, हाँ, तो तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ही डज ईट इट। देखो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे, ही ईट्स इट, यहाँ पे V5 है। क्यों V5 हमने लगाया यहाँ पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब कभी भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हमारे पास V5 लगा। लेकिन अब हम इसे क्या कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, लेकिन हम इस बार इस सेंटेंस में स्ट्रेस देने का काम कर रहे हैं। स्ट्रेस देने का मतलब किसी बात पे बल देना, कि हाँ कोई बोले कि मैं ये किया हूँ, हाँ मैं ही ये काम किया हूँ, एक स्ट्रेस मेकिंग का काम होता है। तो हम लोग डू डज डिड से करते हैं, तो ही के साथ लगाओगे तो डज लगाना होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद ईट जो होगा, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, V5 कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा V1 होगा, क्योंकि डू वर्ब के बाद लगने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। सो ही डज ईट इट, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही ईट्स इट में वो खाता है, ही डज ईट इट का मतलब होता है वो खाता है, एक स्ट्रेस होगा, एक बल होगा, जोर से बोलेगा इस बात को, है ना।
अच्छा, दूसरा नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा? ही डज नॉट ईट इट। तुम चाहो तो इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस डज नॉट को डजंट कर सकते हो, है ना? डज नॉट के बदले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखोगे तो ही डजंट ईट इट। इस तरीका से भी तुम बना सकते हो। तो ये पहला जनरल बात हुआ, ये स्ट्रेस देने वाला बात हुआ, और ये नेगेटिव बात हुआ। अब इसमें डज नॉट है, तुम बोलोगे नहीं ये स्ट्रेस देने का बात हुआ, डज है बोल के नहीं, क्योंकि नॉट लग गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर बात है ये? तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, और ये जनरल तरीका से रिप्रेजेंट करने का तरीका। हाँ, डज और डू इस तरह से लगेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा इसी आधार पर तय होगा। हमने 3 पर्सन पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर को आउट करो और इसके बाद जो भी चीज़ें कोई दिमाग में रखो, उन सब में डू लगेगा। जैसे आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। अब जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो जैसे ही, सी, राम, रूपा, ईसु, ये सब जो नाम हो गए, इन सब में क्या लगाना होगा? डज। जैसे कि ही डज, सी डज, रूपा डज, ईसु डज, इस तरह से, ठीक है? तो जो भी सिचुएशन नाम होगा, ही होगा, सी होगा, हालांकि चूंकि हम लोग ईट को भी रखेंगे, इम्पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन फिर भी हम लोग ईट को लेके चलेंगे। ईट डज होगा, इट डू नहीं होगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीका से हमारे पास क्या-क्या हम लोगों ने देखा, स्ट्रेस मेकिंग का सेंटेंस बनाया सिंपल प्रेजेंट में, नेगेटिव सेंटेंस भी हमने बना दिया। अब इसके बाद हम लोग का बारी क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, है ना? अब देखो, अब इसे समझ पाए हो? सब्जेक्ट हो जाएगा V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट फुल फुल स्टॉप। अगर देखोगे तो ये असर्टिव है। हमें ये मालूम होगा असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है, जब कभी भी सब्जेक्ट आपका बिफोर हैंड हो और सेंटेंस हमेशा खत्म किससे हो? पॉइंट से, और ये एक स्टेटमेंट का बात हो, एक स्टेटमेंट दे रहा है, कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं, सीधा सीधा बात हो रहा है, तो वो असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव का हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हमने देख लिया। अब इंट्रोगेटिव अगर बनाओगे तो जनरल केस में इंट्रोगेटिव का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये जनरल इंट्रोगेटिव का हमारे पास पैटर्न है। अब जैसे हम लोग यहाँ लिखना चाहें, जैसे कि एम आई गो, सॉरी, ये एक हमारे पास सेंटेंस है, मान लो एम आई प्रेजेंट, जिसको जो एक्चुअली था आई एम प्रेजेंट से बना है। और यहाँ पे देखोगे ये जो वर्ब का बात की है, वर्ब यहाँ पे एम है, और एम एक्चुअली कौन सा वर्ब है? बी वर्ब। बी वर्ब में कौन कौन सा आ रहा हम लोग के पास ना? बी वर्ब में हमारे पास आता है इज, एम, आर आएगा, वाज आएगा, वेयर आएगा, खुद बी भी आएगा, बीन भी आएगा, और बीइंग भी आएगा। हाँ, अब अगर ध्यानपूर्वक देखो ये सब बी वर्ब का श्रेणी में आते हैं, और ये बी वर्ब एक्चुअली है क्या? तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सब क्या वर्ब्स है? ऑक्सिलरी वर्ब्स है। पर हाँ, ये मेन वर्ब के जैसा बिहेव करता है, ठीक है? ये बात तुमको याद रही। ये कैसा होता है? मेन वर्ब जैसा बिहेव करता है। मान लो किसी सेंटेंस में ये वर्ब्स नहीं है, चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कौन से वर्ब्स को लेकर काम करेंगे? इन वर्ब्स को लेकर काम करेंगे। इज, एम, आर, बी और बीइंग का भी इस्तेमाल करेंगे, पर वो दूसरा तरीका से हम लोग का थर्ड पैटर्न होगा, इज, एम, आर, बी वगैरह में। अब ये सब अगर इस्तेमाल करोगे तो इंट्रोगेटिव इतना आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे कि आई एम हियर, ये देख लो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक परमानेंट वर्ड है, मैं यहाँ हूँ। इसका हमारे पास हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव कैसा होगा? एम आई हियर। पर सवाल तब उठेगा जब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, आई ईट इट। इस केस में हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? जब ऑक्सिलरी हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ये ऑक्सिलरी मेन के जैसा होगा। हाँ, हाँ, वो होगा, लेकिन इस जगह में आई ईट इट का क्या करें? हाँ, जब कभी भी हमारे पास मेन वर्ब हो, V1 या V5,
तब आप इस वर्ब को स्टार्टिंग में नहीं लाओगे, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको क्या करेंगे, इस चीज को बदलने के लिए आई के लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, डू, एकदम शुरू में लगा दोगे डू आई, इसको क्या करोगे, इफ, इट और एक क्वेश्चन मार्क मार दो, बस इतना ही करना है। V1 और V5 रहा तो डू और डज